दिल्ली के सुप्रसिद्ध लेखक, पत्रकार और समाजसेवी के.पी. मौर्य साहब की पहली किताब मुंह तो खोलो का विमोचन दिल्ली में हुआ है। एक बड़ा कार्यक्रम आयोजित किया गया है। सैकड़ों की संख्या में लोगों ने इस कार्यक्रम का लुत्फ उठाया और वर्तमान में केंद्र की सरकार जिस तरीके से लोगों के, खासकर एक्टिविस्टों के मुंह पर टेप लगाने का काम कर रही है, उनको जेल भेजने का काम कर रही है, छोटे छोटे सवाल पूछने पर, ऐसे परिदृश्य में मुंह तो खोलो नाम से जो किताब आई है वो अपने आप में एक बड़ा सवाल पैदा करती है। मौर्य साहब, क्या ज़रूरत थी मुंह तो खोलो लिखने की? देखिए, एक कवि होता है और वो कवि, उसकी जो संवेदनाएं हैं, जब किसी चीज़ को देखता है, अन्याय हो रहा है, शोषण हो रहा है, सदियों से हो रहा है, उस पर कोई बोलने के लिए तैयार नहीं है, तो कवि की संवेदनाएं मरती नहीं, जितनी जल्दी वो पनपती हैं तो वो लिखना चाहता है, वो कलमबद्ध करना चाहता है और कलमबद्ध करके और वो प्रकाशित भी कराना चाहता है। लेकिन प्रकाशित बहुत सारी कवि हैं जिनकी कविताएं प्रकाशित नहीं हो पाई है। इसलिए हमारे जो प्रकाशक हैं संजय जी, उनका बहुत बड़ा योगदान है। उन्होंने हमारी कविताओं को देखा और उन्होंने तत्काल इस पर सहमति प्रदान की। और ये मुंह तो खोलो एक स्लोगन नहीं, ये एक हकीकत है कि समाज दवा कुचला जिसको बताया गया है, पार्लियामेंट में मुद्दे उठते हैं, नहीं उठते हैं, लेकिन हमारे चुने हुए प्रतिनिधि ज़रूर मुँह नहीं खोलते हैं, वो अपनी बात नहीं रख पाते हैं। ऐसे लोगों को हमारा एक आह्वान है कि वो मुँह तो खोलें, सच्चाई तो बोलें। आप झूठ मत बोलिए, सच्चाई तो बोलिए। तो इसलिए हमारा मकसद है कि हम एक कविता के माध्यम से, गीत के माध्यम से, ये हमारा पहला काव्य संग्रह है। हमारी अब तक 900 से ज़्यादा कविताएं आ चुकी हैं, लिख चुका हूँ। और हमारी अगले महीने हमारा एक समता के फूल एक पुस्तक आने वाली है, इसी महीने में आएगी समता के फूल। और एक हमारा उपन्यास भी आ रहा है और उस उपन्यास का नाम भी आपको बता देते हैं। उसका नाम है मोहब्बतपुर और उस पर अभी काम चल रहा है। नफरत के बाजार में मोहब्बत बांट रहे हैं। यस सर। तो हम लोग लेखन में हम लिखते हैं, लिखने की कोई एक समय नहीं होता है, ये विचार हैं, विचार जब आते हैं तो लिपिबद्ध करना ज़रूरी हो जाता है। और आपको ये भी बता दूं कि जब मैं लिखता हूँ तो कभी रफ नहीं लिखता, मैं सीधा फटाफट लिखते जाता हूँ। 5 मिनट में जो लिखना होता है पूरा कर देता हूँ। मैं कभी भूमिका नहीं बनाता हूँ, जैसे मन में विचार आए मैं तुरंत लिख देता हूँ। एक बात कही जाती है कि पत्रकार और साहित्यकार राजा के बंधे हुए नहीं होते हैं, राजतंत्र के खिलाफ हमेशा वो लिखते हैं। लेकिन वर्तमान में जिस तरीके से देश की मीडिया की हालात है और देश के हमने बड़े बड़े कवि कवयित्री देखे हैं, वो राजतंत्र के साथ मिलकर उनको सहयोग कर कर आज सांसद बन रहे हैं, विधायक बन रहे हैं। लेकिन उसी दौर में आप जैसे लोग, डर नहीं लगता है? नहीं, डर नहीं, अपनी बात कहना, अपने समाज की बात कहना, अपने शब्दों में कहना। हम किसी का विरोध नहीं कर रहे, हम दूसरी जाति या धर्म के लोगों का हम विरोध नहीं कर रहे। हम अपने समाज के जो प्रतिनिधि हैं, जिनका मौका दिया था, चुन के भेजा था, वो आप मुँह नहीं खोलते हैं। या जो पढ़े लिख करके IAS बने हैं, IPS बने हैं या अधिकारी बने हैं, जिस पद पर हैं, जिस सीट पर हैं, वो अपना काम ईमानदारी से करें तो समाज में अन्याय, शोषण, अत्याचार संभव नहीं है, वो ख़त्म हो जाएगा। तो ऐसे लोगों को मुँह खोलने के लिए हम लोग प्रयास करते हैं। हम किसी सरकार के विरोध में नहीं है, सरकार में भी लोग बैठे हैं, अच्छे काम करते हैं, लेकिन कुछ लोग हैं जो काम नहीं करते हैं, जो मुँह नहीं खोलते हैं। उनके लिए एक आईना दिखाने का प्रयास किया है।
आज हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि आज हमारे पुस्तक का प्रथम संग्रह है, काव्य संकलन है, तो उसका विमोचन हो रहा है। तो आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मंचासीन विशिष्ट अतिथि, विद्वजन और उपस्थित मेरे साथियों, मित्रों, जय भीम। तथागत बुद्ध, संत रविदास, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर और ज्योतिबा फुले जी को नमन करते हुए मैं अपना प्रथम काव्य संग्रह मोह तो खोलो आप सभी के समक्ष रखता हूँ। आज के दिन मेरे लिए मात्र एक पुस्तक के विमोचन का अवसर नहीं है, बल्कि यह उन अनगिनत सिसकियों, संघर्षों और मौन विरोधों को स्वर देने का एक छोटा सा प्रयास है, जिसे मैंने अपने जीवन और समाज में गहराइयों से महसूस किया। जब मैंने इस संग्रह का शीर्षक मोह तो खोलो रखा तो यह केवल एक आग्रह नहीं था, बल्कि एक ललकार थी। यह उन लोगों के लिए पुकार थी जो सदियों से हाशिए पर धकेले गए हैं, जिनकी आवाज को व्यवस्थाओं और परंपराओं के भारी बोझ के तले दबा दी गई। मुंह खोलना लोकतंत्र की पहली शर्त होती है और चेतना की पहली सीढ़ी भी। मेरी कविताओं का सफर किसी काल्पनिक दुनिया से शुरू नहीं होता है। यह सफर शुरू होता है उस धरातल से जहां अन्याय को चुपचाप सहना संस्कार मान लिया जाता है, जहां सच बोलना आज भी जोखिम भरा काम होता है और जहां सामाजिक न्याय की लड़ाई अभी भी बहुत लंबी लड़ी जानी है। इस काव्य संग्रह के माध्यम से मैंने कोशिश की है कि मैं उस पीड़ा को शब्दों में कहूँ जिसे हम अक्सर महसूस तो करते हैं पर व्यक्त नहीं कर सकते। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी के विचारों ने मुझे हमेशा यह सिखाया है कि शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। मेरी ये कृति उसी वैचारिक संघर्ष का एक हिस्सा है। मैं आभारी हूँ KBS प्रकाशन का, जिन्होंने मेरी भावनाओं को कागजों पर उतारने के लिए अवसर दिया। मैं विशेष रूप से उन सभी मार्गदर्शकों, विशेष रूप से सुप्रसिद्ध साहित्यकार डॉक्टर कुसुम योगी जी, जो आज इसी कारण से उनके फ्रैक्चर हो गया, टांग में नहीं आ पाए, और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी गायकवाड़, जो छत्तीसगढ़ में हैं। मेरी यह रचना धर्मता की नींव मेरे बचपन में ही पड़ गई थी, जब मेरे लेख कविताएं विभिन्न देश की पत्र पत्रिकाओं और कॉलेज में छपने लगी। मैं अपने घर, रास्ते, कार्यालय में होता तो ऐसी कोई घटना, दृश्य या शब्द हमारे सामने आते जो अन्याय और शोषण, अत्याचार के लिए होते हैं, तो मेरे भीतर उठती संवेदनाएं लिखने के लिए बाध्य करती। फिर पूरी रचना होने के बाद मैं चैन से रह पाता। शायद इसी उम्मीद में समाज के समक्ष नेता, अधिकारी, समाज के प्रतिनिधि अपना कर्तव्य समझते हुए अपना मुंह खोले। अंत में अपनी पुस्तक की भावना को समर्पित करते हुए बस यही कहना चाहूँगा कि जिस मुकाम पर मैं यहाँ पहुँचा हूँ उसके लिए मेरे बड़े भाई BR मौर्य जी यहाँ पर हैं। मेरा गांव मोहब्बतपुर है और मैं मोहब्बतपुर से दिल्ली तक का सफर पूरा किया है और इसमें महत्वपूर्ण कड़ी उन्हीं की है। इसके लिए उनके लिए हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ और धन्यवाद भी करता हूँ। आप सभी लोग आए हैं और आगे का कार्यक्रम जो बने ये बताएंगे तुम्हें वही जिनका लुट गया चमन। तो आज ये चमन और दोनों अलग अलग ये भी मान के ये बिल्कुल मैं तो मान के चलता हूँ ऐसा। मैं तो मुझे पहले पता है सरदार का बिल्कुल काश तुमसे मोहब्बत न होती, ये कहानी हकीकत न होती, न दिल तुमको देते, ये प्यार के दस्तूर न होते, कयामत से पहले कयामत न होती। क्या बहुत सुंदर सर। एक मिनट अरे वाह, फोटो देखिए, फोटो। हाँ, दोनों की आवश्यकता है, कलम की भी आवश्यकता है। वैसे दोनों हाथ लगा लीजिए और इसको जो है सर थोड़ा अम्बेडकर गौरव सम्मान जो है प्रकाशक की ओर से
का दिन मेरे लिए तो बहुत महत्वपूर्ण है। जिस बच्चे को मैंने भाई नहीं समझा, मेरे से 10 साल छोटा है, उसकी लेखनी तो हम काफ़ी दिनों से देख रहे हैं। आज एक किताब लयबद्ध रूप से बना के तैयार की और आप जैसे विद्वानों के बीच में उसकी समीक्षा हो रही है। आप लोगों ने समीक्षा की। मेरे से एक्चुअली ये बहुत कम बात करते हैं, घर में भी बात कम करते हैं, लेकिन जो कलम है इनकी सम्मान के कारण सर वो चलती रही है, कलम चलती रही है। और उन्होंने इस तरह का, जब ये 5 और 6 साल का रहा होगा, छोटा था, मैं ननिहाल में था, ये भी मेरे साथ थे। हाजिर जवाबी की बात करता हूँ, कवियों में हाजिर जवाबी होती है। जैसे मैं आपको कटा जी एक दूसरे को देख रहा हूँ, क्योंकि मैंने कवि सम्मेलन बहुत कम अटेंड किए। मैं मैनेजमेंट का आदमी रहा हूँ। मैं ओरिएंटल बैंक में एज ए डिप्टी जनरल मैनेजर रिटायर हुआ हूँ, एग्जीक्यूटिव पोस्ट पे रहा हूँ। बट मैं कभी भी इस तरह के फंक्शन में 1-2 बार ही ले गए तो गया हूँ। जब ये 5-6 साल का था, ननिहाल में थे, तो हमारे मामा ने इनको एक क्वेश्चन पूछा कि बेटे ये बताओ कि एक मुसलमान पूरब की तरफ जा रहा है, हवा पश्चिम की चल रही है, तो उसकी चोटी किधर कोड़ेगी? देखिए, छोटा सा बच्चा, किसी के दिमाग में नहीं आया, इसने कहा मुसलमान की चोटी नहीं होती है। तो ये जो एक संस्मरण है वो आज आपके सामने मुझे याद आ गया इस समय यहाँ बैठे हुए। तो दूसरा, कवियों की हाजिर जवाबी मैंने टीवी पे सुनी है, वो आप लोगों की देखा है। सुमन जी आप कर रहे हैं, इधर से ये कर रहे हैं, सिद्धार्थ जी कर रहे हैं, आप कर रहे हैं। तो हाजिर जवाबी इसकी ये रही है। बाकी जो शुरुआत हुई है 78 से, मैं गांव में था, तो वहाँ से मुझे जैसे इन्होंने पगडंडी या जो हालात थे हमारे, मेरी फादर की डेथ 75 में हो चुकी थी। मेरे माँ बाप दोनों ही अनपढ़ थे। 75 में मेरी शादी कर दी, 76 में फादर की डेथ हुई। मेरे ऊपर सारा वजन एज ए फादरली, मेरे फादर जब जा रहे थे तो उन्होंने कहा कि बेटा भाई छोड़े जा रहा हूँ, इनका ध्यान रखना। रहा होगा 4-5 साल का, 6 साल का रहा होगा। उस समय हमने आगरा एजुकेशन लिया। जब मैं आगरा आया तो आगरा डॉक्टर अंबेडकर में बाबा साहब का बहुत ज़्यादा वो था, गढ़ था। तो मैं वहाँ पढ़ रहा था। तो वहाँ पढ़ते पढ़ते हमारे मुँह में देखा कि गांव में बच्चे जो एजुकेशन लेते हैं वो कभी भी इंटरव्यू में फेल होते हैं। इंटेलिजेंट होते हैं लेकिन बात नहीं कर सकते, इंटरव्यू नहीं दे सकते। हमने वहाँ भीम बाल सभा, भीम पुस्तकालय, उसकी स्थापना की। वो पुस्तकालय क्या, हम लोग गरीब थे, तो जो क्लास में पहली क्लास से दूसरी में जा रहा था, तो पहली वाली क्लास से उनकी किताबें लीं, उनको इसको भी लगाया, हम लगे। वो जिल्द बना के, पहले आटे का घोल बनाते थे गांव में, उसको बना के हमने तैयार की। तो ऐसे जो जहाँ तक मुझे 8वीं तक का वहाँ पे स्कूल थे, तो बच्चे जितने जो किताबें मिलती थी उन किताबों को लेते थे और उनकी जिल्द बना के, जिन बच्चों के पास किताबें नहीं थी वो किताबें देते। वो भीम बाल पुस्तकालय का नाम था। भीम बाल सभा थी। उसमें यह था कि हम बच्चों को नाटक कराते थे, भगवान बुद्ध के, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर के, और उनको भाषण दिलवाते थे, तो जिससे वो बोलना सीखें। मुंह तो खोलें, है ना, मुंह तो खोलें। तो उन्होंने वहाँ पे मुंह खोलना सीखा। जब मैं 80 में जॉइंट बैंक को ज्वाइन किया, दिल्ली मेरा BSRE बोर्ड था, तो गांव में ये पढ़ते थे, हाई स्कूल में पढ़ते थे। उस समय 82-83 की बात है। तो वहाँ गांव वालों ने साइकिल छीन ली। मतलब ये था कि हमारा गांव एक्चुअली किसी ने, आप जानते होंगे, सैफई इलाका कहलाता है, मुलायम जी से। उस समय बड़ा आतंक था। पढ़ने तो वो एजुकेशन तो थी नहीं, वो 8वीं 10वीं करने के बाद
तमंचाबाजी होती थी, तो इनकी साइकिल छीन ली। अच्छा, हालात भी ऐसे थे कि मुझे लाना था इनको, क्योंकि पढ़ाई जैसे हमने परेशानी में उठाई तो मैं चाह रहा था कि मेरा छोटा भाई परेशानी न उठाए, तो मैं इनको 11th में यहाँ पर लेके आ गए। आफ्टर दैट यहाँ पर पढ़ाई इन्होंने की, 1 साल इन्होंने फेल हुए, पास हुए, बीकॉम कर रहे थे, मुझे नहीं बताया, पत्रकारिता का डिप्लोमा किया इन्होंने। साल बर्बाद नहीं किया, इन्होंने जर्नलिज्म का डिप्लोमा किया और फोटोग्राफी सीखी। तो ये उनका दोनों काम उस समय थी। एक जो आप कहते हैं कि पत्रकारिता और फोटोग्राफी दोनों उस समय वहाँ सीख ली। बाद में मुझे बताया, मेरी फ़ोटो भी खींची कि भैया चलो, भैया भाभी की दोनों की फ़ोटो बना दी। आफ्टर दैट जब हम सोहनी में रहते हैं तो वहाँ बहुत अच्छा एक फंक्शन होते थे बाबा साहब के, अंबेडकर महासभा के नाम से। एक टाइम तो ज़्यादा नहीं ले रहा हूँ मैं, नहीं, डॉक्टर अंबेडकर महासभा के नाम से एक सोसाइटी बनाई गई, जिसमें ये था कि हम लोग, ये बात होगी 83-84 की। अच्छा, लोग उस समय थे साथ में रह रहा है लेकिन अपनी जात नहीं बताता था। हम लोग खुल के रहे, जहाँ भी रहें खुल के रहें। तो लोग शर्मा रह रहे हैं, कोई बर्मा बन रहे हैं, कोई कुछ बन रहे हैं, मतलब अपनी कास्ट है। तो हमें जब उन्हें पता चलता तो हमसे मिलते थे। तो छोटा भाई यहाँ घर में ही रहता था, पढ़ता था, तो उनसे सब बातचीत चलती थी। तो वहाँ पे क्या हुआ कि कुछ लोगों ने कहा कि जो चंदा देगा वही उस फंक्शन में आएगा, जो भंडारा होता है या जो उनका फंक्शन होगा। तो मैं उसके खिलाफ हो गया कि भाई ये तो गलत बात है, हम पढ़े लिखे हैं, हमारी सर्विस अच्छी है, तो हमें चाहिए कि हमारे जो गरीब लोग हैं उनको भी इन्वॉल्व करो, हम पैसे से मदद करें और वो हमारी शारीरिक मेहनत ये होती है। तो हमने उनको यही कहा कि हम सब्जी लेने मार्केट में इकट्ठी मंडी में नहीं जा सकते क्योंकि हम सर्विस कर रहे हैं, लेकिन जो हमारा गरीब तबका है वो जाएगा, सब्जी भी लाएगा और सब्जी बनाएगा। लेकिन कुछ पढ़े लिखे लोग, और वो PhD होल्डर भी थे, अच्छी पोस्टों पे थे, हमारी बात को नहीं माना। तो हम थोड़ा सा एरोगेंट भी रहे इस मामले में समाज के प्रति। हम चाहते थे कि समाज में शुरुआत जैसे बम्बा का पानी है ना, ऊपर से लेकर टेल तक जाए, हमें सबको लेके चलना था। तो हमारी बात को वहाँ नहीं सुना गया, तो हमने डॉक्टर अंबेडकर महासभा बनाई। हमारे छोटे भाई और भी बैठे हैं, डॉक्टर हेमंत कुमार जी, ये हमारे दिल्ली में बहुत दिनों से है और इन्होंने भी हमारा बड़ा नाम रोशन किया जहाँ भी जाते हैं, PhD हैं। और तो अंबेडकर महासभा बनाई, तो उसमें उन्होंने विंग बनाई कि भाई ये सामाजिक काम देखेंगे। एक मेडिकल कैंप ऑर्गेनाइज करते थे हम, ये SI में थे, तो 10-12 डॉक्टर इनके दोस्त थे, 10-12 डॉक्टर हमें वहाँ से मिल गए। दवाइयाँ, हम बैंक में थे तो लोगों से चंदा इकट्ठा करके हम दवाइयाँ परचेज करते और कैंप ऑर्गेनाइज करते थे। तो हमने एक उस तरह की विंग बनाई। एक बनाई मीडिया, क्योंकि उस समय मीडिया नहीं थी, तो उसमें के लिए हमारे छोटे भाई ने पत्रकारिता की हुई थी। तो उस समय एक हमने इनको चार्ज दे दिया कि आप अपना मीडिया का काम करें। तो पत्रकार थे ही, कविता लिखना तो इनका बचपन से, मतलब मेरे ख्याल से जब से समझना शुरू किया, बहुत सारी कविताएं लिखते थे, मुझे दिखाते थे, हम पढ़ लेते थे, ठीक है करो करो। तो इन्होंने उस समय से दलित हितैषी स्टार्ट किया। दलित हितैषी स्टार्ट करते हुए, और एक चीज़ बताऊं कि ये वनमैन आर्मी रहे हैं हमेशा, क्या कभी भी कोई सहयोग नहीं लेते हैं। कभी कुछ लिखना है, एडिटिंग करनी है, प्रकाशन करना है, उसको छांटना है, काटना है, पीटना, जो भी करना है अकेले ही करना। तो इस तरह का काम, देखिए मेरी पोजीशन भी इतनी ज़्यादा हाई नहीं रही है कि मैं इनको बहुत अच्छा सपोर्ट कर सकता था, लेकिन ऐसी टैलेंट को अगर सही प्लेटफॉर्म मिलता, सही मौका मिलता, तो आज से 20 साल पहले ही ये बहुत कहीं ना कहीं। देखिए बचपन में ये जब पढ़ते थे, कॉलेज में थे, तो ये जैकी श्रॉफ, उनको इन्होंने चिट्ठी लिखी, उसने अपनी फ़ोटो भेजी। आपका अनिल कपूर, मैंने इसलिए तो कहा, अनिल कपूर, उसको चिट्ठी लिखी, उसने अपनी फ़ोटो भेज दी। डॉक्टर ये अभी BR मौर्य जी का, BP मौर्य जी का नाम आया, हम BP मौर्य से पर्सनली मिले हैं, ऐसे ही मिले हैं। BP मौर्य जी कभी भी अपने साथ में किसी को बिठाते नहीं थे, सामने बिठाते थे। तो मौर्य लिखा हुआ था मेरा भी, तो उन्होंने कहा बेटा तू इधर आ, उन्होंने तुरंत अपने पास बिठाया और उन्होंने कहा कि
हमें लगता है कि तू कुछ करेगा। तो ये छोटे थे, पढ़ते थे उस समय, नहीं साथ। फिर उसके बाद मिलवाया। उनकी चिट्ठियाँ आज भी हमारे पास हैं। बीपी मौर्य जी ने मुझे चिट्ठियाँ लिखी हैं और जन्मदिन पे लिखी हैं। वैसे लिखते थे, मेरे ख्याल से इनके पास पढ़ी होगी, हमारे पास किताबों का इनका तो अलग है संग्रह, हमारे पास भी 100-150-200 किताबें होंगी सभी धर्मों की। स्टडी किया है अच्छा खासा हमने, क्योंकि लोग हम बचपन में जब ये छोटे थे हम पढ़ते थे तो गांव में लोग सर्दी गर्मियों में लोग गांव के जो उस समय के खेल थे, नहर में कूद के नहाना, पेड़ पे उछल कूद करना, आप सबको पता होगा, थोड़ा अपने सब तरह किया। और मेरा काम क्या था कि एक नहर के किनारे 4 आम का पेड़ थे इकट्ठे, तो उस जगह बनी होती थी, लू चलती थी, तो हमारे ताऊ जी थोड़ा पढ़े लिखे थे और मोहल्ले के जहाँ हमें किताब मिलती थी, चाहे वो हिंदू धर्म की हो चाहे बौद्ध धर्म की हो, 6 क्लास से मैंने बाबा साहब को पढ़ा है। अब ये बात आप समझ लीजिए कि मैं 768 में चल रहा हूँ, तो उस समय हमने बाबा साहब को पढ़ लिया था। चंद्रिका प्रकाश जिज्ञासु, बाबा साहब का जीवन संघर्ष, बड़ी छोटी सी किताब होती थी उस समय हमने वो किताब पढ़ी। उसके बाद मैं अंगेस्ट हो गया था, सब चीज़ों के अंगेस्ट हो गया था, और फिर इनके धर्म को ही पढ़ा, और फिर मैं पंडितों से, ब्राह्मणों से, जिससे भी है, बहस करना भी शुरू कर दिया था। काफ़ी मैं कहता था मेरे सामने आ जाओ, तो मैं बात करता था। तो इनके बारे में बात चल रही है, तो इन्होंने दलित तहसील निकाला, सम्यक भारत निकाला, उसके बाद इन्होंने सामाजिक कार्य भी बहुत किए। मेरे ख्याल से 20-25 मेडिकल कैंप ऑर्गेनाइज किए हम लोगों ने, और कैंप भी वहाँ ऑर्गेनाइज करते थे जो हमारी कॉलोनियाँ छोटी छोटी, डॉक्टर साहब भी साथ होते थे, और उनमें हम कभी अध्यक्षता नहीं लेते थे। वहाँ का जो लोकल हमारा गांव का होता था या कॉलोनी का बंदा होता, सीनियर पर्सन, उससे हम उद्घाटन कराते थे। हमने कभी भी राजनीति में कदम नहीं रखा कि राजनीति नेताओं को उनको बुलाएं और हम उनसे पैसा लें या उनका बोलूं, नहीं, वहाँ का लोकल बंदे से हमें सम्मान दिलवाते थे। तो ऐसा व्यक्तित्व है इनका, और ये हमेशा घर में तो हमेशा शांत ही रहते हैं। अभी हमारे सामने तो कभी मुंह नहीं खोलते हैं, तो हमें अच्छा लगा कि इस किताब के माध्यम से इन्होंने अपना मुंह खोला, और मैं चाहता हूँ कि मेरा छोटा भाई है, मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती है, सेकंड वेव कोरोना में मेरा लंग्स वीक हैं बहुत ज़्यादा। मैं आज थोड़ा सा ठीक भी हूँ, लेकिन कि मैं बात भी नहीं कर सकता था इतनी। मेरी इच्छा थी कि मैं भगवान बुद्ध और उनका धर्म, बाबा साहब का लिखा हुआ त्रिपिटक और उनके बारे में अपना वीडियो बनाऊँ, अपने जो हमारे अंदर है कुछ तो उसको निकालूँ, लेकिन वो तबीयत ख़राब होने की वजह से नहीं निकलता है। ये आ जाते हैं कभी कभार, कहते हैं भैया कुछ बताओ, गांव के बारे में बताओ, शहर के बारे में बताओ, अपने एक्सपीरियंस बताओ, तो इन नोट करके ले जाते हैं, अपना कुछ करते हैं, क्या नहीं करते मुझे नहीं मालूम है। बट मैं इतना कहूँगा कि इस लड़के में, छोटे भाई में काफ़ी अच्छी काबिलियत है, और सबसे बड़ी बात है ये ऑनेस्ट है, सर्विस करता है। तो मेरे ख्याल से आपने बताया कि 25 किलो का बैग, आज भी मोटरसाइकिल में कहता हूँ कि भाई एक छोटी सी गाड़ी ले लो, आप अफसर भी बन गए हो, सीख लो, अपना शरीर ध्यान रखो, शरीर ठीक रहेगा तो आगे भी काम करते रहोगे। तो 2 व्हीलर का आजकल का ज़माना कम आ गया कि ज़रा सा कोई हिट कर दे तो परेशानी हो जाएगी। तो मैं कहता रहता हूँ, लेकिन ये अपने जिद के पक्के हैं, अड़ियल हैं, है ना, जिद्दी हैं कि जो ठान लिया वो करना है। मतलब मैं जो सुनता रहा हूँ, नितिन गडकरी, आपके जोशी, कोई इनका आरएसएस का, संजय जोशी नहीं, आरएसएस का कोई भाई थे, भाई जी कहते थे उनको, भैया जी, इन्होंने वो जो वो बोलते थे, स्पीच करते थे, वो इनके स्पीच ही लिखते थे। सभी नेताओं से अच्छे संपर्क रखे, लेकिन कभी फ़ायदा नहीं उठा पाए। तो ये चालाकी नहीं है इनके अंदर। मैं मतलब कहता रहा कि भाई तुम इतनी लेवल पे जाते हो। रामनाथ कोविंद जी जब एमपी हुआ करते थे तो घर में आना जाना था। आज प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बने, जब बन गए तो ये जाते ही नहीं रहे थे। भाई जब पावर में है तो उससे फ़ायदा उठाओ, अपनी किताबों को भेजो। नहीं, करना है तो इंडिपेंडेंट करना है। तो ऐसा मतलब इनकी सोच है। और मैं कहूँगा कि भाई कभी होता है थोड़ा सा
एक तो वियोगी होता है ना, दुखी भी होता है, खुददार कह लो, सामने बोल नहीं सकता बेचारा, क्योंकि अपनी किताब इसके थ्रू ही बोलेगा। तो ये इनके अंदर रही है। अगर ये थोड़े से मेरे जैसे थोड़े उखड्ड होते, क्योंकि मैं बैंक में डिप्टी जनरल मैनेजर अपनी ताकत से बना और कहता था मेरा हिस्सा मुझे चाहिए, मैं जहाँ हूँ भाई मैंने मेहनत करी है तो मेरा हिस्सा चाहिए। तो ये बेचारे कवि हैं तो इसीलिए बोल नहीं पाए, और ठीक है अब इन्होंने मुंह खोला है, तो हो सकता है कि फ्यूचर में कुछ आगे जाएं। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूं और इनको आशीर्वाद देता हूं। मैंने एज ए फादरली रोल प्ले किया इनके साथ, मैं आशीर्वाद देता हूं कि बहुत ज़्यादा आगे बढ़ें। एक किताब आज छपी है, हम तो कहूँगा हर 6 महीने के बाद एक किताब और छपे। थैंक यू, धन्यवाद, थैंक यू। और आप सभी का धन्यवाद, आप लोग आए और आपने मतलब सुना। और एक और बताऊं कि थोड़े से लोग, ये थोड़े मत कहना, मुझे एक वाकया याद आ रहा है। जब मैं SC/ST का चेयरमैन था अपने ओरिएंटल बैंक में, तो मेरे खिलाफ टोटल एंटी जनरल के थे और हमारे लोग भी थे, दूसरा ग्रुप बना लिया था। तो चेयरमैन साहब के साथ हमारे अच्छे रिलेशन थे, तो एक प्रोग्राम बाबा साहब का ही करना था। तो उन्होंने कहा, मैंने कहा सर एंटी हम ट्रेड यूनियन है, हमारे बीच में से टूटे हुए हैं, कैसे प्रोग्राम होगा, कोई नहीं आएगा। मालवंकर हॉल, ये कॉन्स्टिट्यूशन क्लब, ये बुक किया हुआ था। पता है उन्होंने क्या कहा था कि मौर्य मैं बैठूंगा इधर, तुम बैठना वहाँ पर, हम भाषण देंगे और तुम सुनना। तो मैं ये बात कहना चाहता हूँ। उसके बाद मैं ऑल इंडिया लेवल पे इतना आगे गया हूँ, वो लोग बहुत सारे आए, और चेयरमैन जब आ रहा है तो जनरल मैनेजर तो आना ही थे, लाइन लग गई लोगों की। तो देखिए थोड़ा करना था, ये जो आपने इतनी हिम्मत दिखाई है, मैं सुन रहा था सब कुछ, हमारा प्रकाशन नहीं होता है। दूसरा हमारे मीडिया प्रभारी, तो इनको भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि आपने सबको अच्छी तरह से कवर किया। थैंक यू। इस बार तो नहीं कहना, समय है, आज 20 लोग हैं, हो सकता है 20 ज़्यादा, कभी बड़े हॉल में ये प्रोग्राम करेगा, ये मेरी शुभकामना है। थैंक यू।